आपने लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि या तो आकाश ने इसे खा लिया या जमीन निगल गई। लेकिन धरती पर एक ऐसी जगह है जहां लोगों ने दावा किया है कि ऐसा होता है। यह जगह उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिम क्षेत्र में है, यूएसए के राज्य फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको द्वीप और बरमूडा के बीच। क्योंकि ये तीनों मिलकर एक त्रिकोण बनाते हैं, इसीलिए इस क्षेत्र को बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। लेकिन इस क्षेत्र में हुई दुर्घटनाओं के कारण इसे दूसरे नामों से भी जाना जाता है, जैसे डेविल्स ट्रायंगल और दी लिंगो ओन ऑफ द लॉस्ट। सवाल यह है कि इस क्षेत्र के बारे में चर्चा कैसे शुरू हुई। 1950 के दशक में अमेरिकी मीडिया में इस विषय पर बहुत कम चर्चा हुई थी, लेकिन पहली बार लोगों ने इसे बरमूडा ट्रायंगल तब कहना शुरू किया जब विंसेंट गैडिस द्वारा आर्गोसी पत्रिका में एक लेख प्रकाशित हुआ था। उन्होंने लिखा कि फ्लोरिडा के पास एक ऐसा इलाका है जो 3 बिंदुओं से बना है जहां कुछ अजीबोगरीब गतिविधियां चल रही हैं, और उन्होंने लेख का नाम दिया द डेडली बरमूडा ट्रायंगल। उसके बाद जब भी इसके बारे में बात की गई तो लोगों ने इसे बरमूडा ट्रायंगल कहा, और तब से इसे बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। इस बरमूडा ट्रायंगल के साथ सबसे बड़ी समस्या यह थी कि जैसे ही आप इस क्षेत्र में जाते हैं, वहां रेडियो या कंपास काम नहीं करते थे। उपयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की रीडिंग में उतार चढ़ाव होता रहता था। यह सब हो रहा था, और इसके साथ ही जहाज और विमान गायब हो रहे थे, लोग भी गायब हो रहे थे, और गायब होने के बाद उसका एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं मिल रहा था। जब ये सारी घटनाएं हो रही थीं, तो लोग अलग अलग तरह के कयास लगाने लगे थे। कुछ लोगों ने दावा किया कि एक समुद्री राक्षस था। कुछ लोगों ने दावा किया कि इस क्षेत्र में एलियंस की मौजूदगी है। कुछ लोग इसे इल्यूमिनाती की साजिश से जोड़ने लगे, लेकिन कुछ भी पुष्टि नहीं हुई। 1888 में एलेन ऑस्टिन नाम का एक जहाज था। यह इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की यात्रा कर रहा था। 2 से 3 दिन की यात्रा के बाद इस जहाज के कप्तान कैप्टन ग्रिफिन जल्दी पहुंचने के लिए एक अनियोजित शॉर्टकट लेता है, और यह शॉर्टकट बरमूडा ट्रायंगल से होकर जा रहा था। हालांकि जैसे ही बरमूडा ट्रायंगल क्षेत्र आता है, कैप्टन ग्रिफिन को दूर एक छोटी सी नाव दिखाई देती है जो इधर-उधर अजीबोगरीब तरीके से घूम रही थी। कप्तान ने कई बार संवाद करने की कोशिश की, लेकिन नाव से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। शुरू में तो ये लोग डरे हुए थे। कुछ देर बाद कप्तान ने कुछ लोगों को उस नाव में यह जांचने के लिए भेजा कि नाव से कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आ रही है। लेकिन उस नाव पर पहुंचने के बाद सब हैरान रह गए। पूरी नाव खाली थी, उस पर कोई नहीं था। कोई कप्तान नहीं, कोई चालक दल नहीं, कोई यात्री नहीं। सब कुछ सुरक्षित था। नाव को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। उसके बाद उन्होंने नाव को अपने साथ न्यूयॉर्क ले जाने का फैसला किया और अधिकारियों को सूचित करें, ताकि किसी भी अवैध गतिविधि का पता लगाया जा सके। जब वे नाव को अपने साथ न्यूयॉर्क ले जा रहे थे, भयंकर तूफान आया और नाव गायब हो गई। तूफान शांत होते ही नाव फिर से प्रकट हुई, लेकिन नाव को देखकर सभी हैरान रह गए, क्योंकि जो लोग उस नाव को न्यूयॉर्क ले जा रहे थे वे सब गायब थे और नाव को कुछ नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने नाव वहीं छोड़ दी और न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गए। अगले दिन यह कहानी पूरी दुनिया में फैल गई। मैरी सेलेस्ट नाम का एक और जहाज था। इसे 7 नवंबर 1872 को न्यूयॉर्क से इटली के लिए रवाना होना था, और उसमें बहुत भीड़ थी। लेकिन जब यह जहाज बरमूडा ट्रायंगल के पास पहुंचता है तो उसके कुछ ही देर बाद गायब हो जाता है। बहुत खोजबीन की गई, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। लेकिन लगभग 1 महीने बाद 4 दिसंबर 1872 को यह जहाज बरमूडा ट्रायंगल के पास तैरता हुआ दिखाई देता है। जहाज को देखने वालों ने सूचना दी और उसके बाद बचाव दल को मौके पर भेजा गया। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि पूरे जहाज पर एक भी आदमी नहीं था। जहाज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। यहां तक कि खाने की मेज पर खाना भी ऐसे ही पड़ा था। खाने की थाली तो ऐसे ही पड़ी थी, लेकिन कप्तान, क्रू और यात्री सभी लापता थे। ये लोग कहां गए यह आज तक पता नहीं चल पाया है। उन्होंने 1492 में लिखा था कि कंपास काम नहीं कर रहा है और यहां मोमबत्ती की तरह आसमान से रोशनी गिर रही है। ब्रूस गर्नोन ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो बरमूडा ट्रायंगल से बचकर वापस आए। ब्रूस नियमित रूप से बहामास से फ्लोरिडा की यात्रा करते थे।
बहामास से फ्लोरिडा की यात्रा करने में उन्हें लगभग 1.5 घंटा लगता था। लेकिन एक बार वह बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर 10,000 फीट ऊपर विमान उड़ा रहे थे। मौसम साफ था, न बारिश थी और न ही आंधी। लेकिन अचानक बहुत घने बादल छा गए और बादल बहुत देर तक रहे और घने बादल वहां बहुत देर तक घूमते रहे। इतना अंधेरा था कि सूरज की एक भी किरण उसमें से नहीं निकल सकती थी। जैसे जैसे ब्रूस आगे बढ़ते गए, बादल घने होते गए और प्लेन के इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर रहे थे। कंपास भी काम नहीं कर रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि कोई बाहरी ताकत है जो प्लेन को कंट्रोल कर रही है। जमीन पर मौजूद टीम को अचानक से उनकी लोकेशन मिलनी बंद हो गई, लेकिन वह नहीं रुका। उसने उन घने बादलों में विमान उड़ाना जारी रखा। फिर कुछ देर बाद बादल छंट गए। वह ग्राउंड टीम से संपर्क करता है, लेकिन हर कोई हैरान है क्योंकि विमान सिर्फ 45 मिनट में फ्लोरिडा पहुंच जाता है, जो व्यावहारिक रूप से असंभव था। दूरी 250 मील थी। इसे 1.5 घंटे में पूरा करना चाहिए था, क्योंकि इस प्लेन मॉडल की मैक्सिमम स्पीड 180 मील प्रति घंटा थी। व्यावहारिक रूप से यह संभव नहीं था कि वह 45 मिनट में फ्लोरिडा पहुंचेगा। जब उन्होंने ईंधन की जांच की तो वह ज्यों का त्यों था, कम भी नहीं हुआ। बाद में उन्होंने इस बारे में एक किताब लिखी। किसी विशेष घटना के 100-200 साल पुराने कुछ डेटा पॉइंट्स को उठाकर, जिन्हें सत्यापित नहीं किया जा सकता है, हम कुछ भी मान लेते हैं। जब मैं ये सारी कहानियां सुना रहा था तो आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा, अगर यह जगह इतनी रहस्यमयी है तो आजकल इसके बारे में बात क्यों नहीं की जा रही है। अगर किसी को फ्लोरिडा जाना है तो वह प्लेन या जहाज का इस्तेमाल करेगा और बरमूडा ट्रायंगल रूट का इस्तेमाल करेगा। वास्तव में बरमूडा ट्रायंगल सबसे भारी यातायात क्षेत्र है। हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ चुके हैं, इसीलिए किसी भी घटना के पीछे के कारणों का पता हम बहुत आसानी से लगा सकते हैं। ऐसी तमाम घटनाएं हैं जो आज भी अनजानी हैं, लेकिन हम बहुत तेजी से प्रगति कर रहे हैं। बरमूडा ट्रायंगल की कहानियां जो बिकती हैं, अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो बरमूडा ट्रायंगल का इलाका टॉप 10 खतरनाक इलाकों में भी नहीं आता है। वास्तव में किसी भी देश ने नक्शे पर बरमूडा ट्रायंगल का उल्लेख करने की जहमत नहीं उठाई। अमेरिका बरमूडा ट्रायंगल नाम को नहीं मानता है। बरमूडा ट्रायंगल की विकिपीडिया परिभाषा कहती है कि यह एक शहरी किंवदंती है, जिसका अर्थ है कि यह एक ऐसी कहानी है जो बताई जा रही है जो सच है, लेकिन यह सच नहीं है। लॉयड्स लिस्ट एक शिपिंग प्रकाशन है। यह पूरी दुनिया के जहाजों का डेटा रखता है। यह हताहतों से संबंधित विवरण रखता है। हर साल कितने जहाज गायब हुए हैं। उनके मुताबिक दुनिया भर में जितने भी जहाज हैं, उनमें से 1.8% जहाज किसी न किसी कारण से हादसे का शिकार होते हैं। किसी का कारण पता चल सकता है, किसी का कारण पता नहीं चल सकता है, और कुछ ऐसे भी हैं जिनका पता ही नहीं चलता है। 8,634 जहाज बरमूडा ट्रायंगल क्षेत्र में गए हैं, जिनमें से 2 हादसे हुए। अगर दुनिया भर के बाकी कैजुअल्टी से इसकी तुलना की जाए तो यह आंकड़ा काफी कम है, लेकिन इसके बाद भी बरमूडा ट्रायंगल काफी मशहूर है, क्योंकि इसकी कहानी, किताब, डॉक्यूमेंट्री या फिल्में या पर्यटन, इन सब की इकोनॉमी बहुत मजबूत है। जापान के पास एक ऐसा ही इलाका है, त्रिकोण के आकार में। इसे ड्रैगन ट्रायंगल का नाम भी दिया गया है। 1945 में A6M0 विमान से संपर्क टूट गया था और आखिरी मैसेज में पायलट बस इतना कह रहा था कि आसमान में कुछ हो रहा है, आसमान खुल रहा है। उसके बाद भी आज तक यह पता नहीं चल पाया कि वहां क्या हुआ था। इसी तरह 1980 में ड्रैगन ट्रायंगल में डर्बीशायर, जो ब्रिटेन का सबसे बड़ा जहाज था, यह अचानक गायब हो गया और इसके बारे में आज तक किसी को कुछ नहीं पता। यह कहां है? ड्रैगन ट्रायंगल का क्षेत्रफल बरमूडा ट्रायंगल के समान है। सभी घटनाएं भी लगभग एक जैसी ही हैं, लेकिन फिर भी बरमूडा ट्रायंगल को अधिक लाइमलाइट मिलती है, क्योंकि हॉलीवुड ने बरमूडा ट्रायंगल पर जितनी फिल्में बनाई हैं, उतनी ड्रैगन ट्रायंगल पर नहीं बनाई हैं। बरमूडा ट्रायंगल पर जितनी किताबें प्रकाशित हुई हैं, उतनी ड्रैगन ट्रायंगल के बारे में प्रकाशित नहीं हुई हैं। यही वजह है कि बरमूडा ट्रायंगल ज्यादा मशहूर है। बरमूडा ट्रायंगल और ड्रैगन ट्रायंगल एक ही अक्षांश पर हैं, तो इस पर भी एक साजिश का सिद्धांत रहा है। आज तक इसे किसी भी तरह से सत्यापित नहीं किया जा सका है। यह भी कहा जाता है कि हो सकता है कि कोई आपात स्थिति हो जिसमें जहाज खतरे में था और वे लोगों को निकालकर कहीं और ले जा रहे हों और उसी समय दुर्घटना हो गई। एक बात जो आप ज्यादातर मामलों में सुनेंगे
वह यह है कि कंपास काम करना बंद कर देता है। कंपास में जब भी आप उत्तर दिशा की जांच करते हैं तो यह पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर से थोड़ा सा अंतर दिखाता है। तो पृथ्वी में दो ध्रुवीय प्रणाली है, एक चुंबकीय ध्रुव प्रणाली, एक जो कंपास दिखाता है, और एक भौगोलिक ध्रुव प्रणाली जो पृथ्वी की धुरी और घूर्णन पर आधारित है। भौगोलिक उत्तरी ध्रुव को ट्रू नॉर्थ के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन पृथ्वी पर कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहां अगर आप कंपास देखेंगे तो वह वास्तविक उत्तरी ध्रुव दिखाएगा। जिस स्थान पर यह वास्तविक उत्तर दिखाता है उसे एगोनिक रेखा कहा जाता है। हालांकि यह एगोनिक रेखा बदलती रहती है, लेकिन इसका केंद्र कई वर्षों तक बरमूडा ट्रायंगल में रहा है। इसलिए इस क्षेत्र में कंपास की समस्या है और यह गलत दिशा दिखाता है। फ्लाइट 19 की बात करें तो जांच टीम की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यह मानवीय भूल है, जिसमें कंपास फेल होने के कारण वे अपना रास्ता भटक गए और उनका ईंधन खत्म हो गया। लेकिन आज हमारे पास आधुनिक जीपीएस, राडार, सोनार हैं, इसलिए आजकल इनमें से कोई भी बात सुनने को नहीं मिलती है। बरमूडा ट्रायंगल के क्षेत्र में मीथेन हाइड्रेट का एक क्षेत्र भी है, इसलिए जब मीथेन प्रतिक्रिया करता है तो यह पानी के साथ मिलकर विशाल बुलबुले बनाता है। इससे पानी का घनत्व कम हो जाता है और जिस घनत्व में ये जहाज बनते हैं वे टिक नहीं पाते, डूब जाते हैं। प्रयोग में यह भी सिद्ध हुआ है कि बुलबुले के कारण जहाज डूब सकते हैं। इसके साथ ही यूएसए के कई राज्य ऐसे हैं जो बरमूडा ट्रायंगल से सटे हुए हैं। बहुत सारे तूफान आते हैं, जैसे फ्लोरिडा में, इसलिए इसे भी हादसों की वजह माना जाता है। बरमूडा ट्रायंगल में हादसों का कोई खास कारण नहीं है, इसमें कई चीजें हैं। 2016 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो के वैज्ञानिकों की टीम ने बरमूडा ट्रायंगल की सैटेलाइट तस्वीरें निकाली तो उन्होंने षटभुज आकार में बादल देखे जो सामान्य रूप से नहीं पाए जाते हैं। हेक्सागोन बादल हवाई बम की तरह काम करते हैं और विमान पर 175 मील प्रति घंटे की रफ्तार से टकरा सकते हैं, जिससे पूरा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। वैज्ञानिक डोकार्ल ने सिडनी विश्वविद्यालय में शोध किया। उन्होंने कई वर्षों तक इस पूरे क्षेत्र का बहुत अच्छी तरह से विश्लेषण किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि यह मानवीय भूल, खराब मौसम और अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण हुआ था। उस क्षेत्र में जितने अधिक लोग यात्रा करते हैं, इसलिए इसके बारे में इतनी कहानियां हैं।